एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता। तो इंडिया न्यूज हरियाणा इस ई अधिवेशन में लगातार कोरोना काल से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहा है, लेकिन अगला जो विषय हमारा रहने वाला है वो प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, विपक्ष की भूमिका इस कोरोना काल में क्या है, हमारा अगला विषय यही रहने वाला है। और हमारे जो मेहमान रहने वाले हैं इस सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। शुक्रिया सोनल। तो जैसा मेरी सहयोगी सोनल कह रही थी कि जिस मुद्दे पर अब हम अगला सत्र करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। चुनौतियों के बीच में राजनीति और राजनीति में सकारात्मकता, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं देश की, प्रदेश की, उसमें सभी दलों का सहयोग भी जरूरी होता है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। हुड्डा साहब, इस सत्र में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं विषय हमारा यह है कि क्या इस वक्त विपक्ष की भूमिका है और क्या इस वक्त सत्ता पक्ष से उनका तालमेल है। विपक्ष की भूमिका को अगर हम देखें, आप नेता प्रतिपक्ष और इस प्रदेश का आप नेतृत्व कर चुके हैं लंबे समय तक, आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि दोनों का तालमेल सही चल रहा है, खासतौर से आम जनता के हित के लिए, इस कोरोना से चुनौती से लड़ने के लिए? ये जहां तक तालमेल का सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। जी हेलो, जी जी बोलिए हुड्डा साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। लेकिन अगर इस लड़ाई से लड़ना है तो तालमेल सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी और हर व्यक्ति का, जी बिल्कुल, और सभी को एक होकर लड़ना है। आज समय जो है ये सरकार की आलोचना या टीका टिप्पणी करने की नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कितने ही आदमी हमारे ऑक्सीजन की कमी से और बेड की कमी से, दवाइयों की कमी से असमय मौत हो चुकी है उनकी। इससे फालतू मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज लड़ाई लड़ने सब एक होकर लड़ना चाहिए। आज तक जो हरियाणा में जो सबसे पहले काम करना चाहिए था सरकार को, सर्वदलीय एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जी, जैसे पिछली बार किया था। चर्चा होती तो और अच्छा होता और भी सेवा हो सकती, लेकिन सब अपने अपने लेवल पे, जैसे मान लो मैं हूं, ये हमारी सकारात्मक वो होनी चाहिए। और आज मैं जैसे कहा, कोई किसी का अरे गिर गया तेरा भाई, कोई किसी का वो करने का दोषापूर्ण करने की समय नहीं है। बिल्कुल, वो समय आएगा जब देखेंगे, कमियां भी निकालेंगे, लेकिन आज तो सबको मिलकर लड़ना है। हुड्डा साहब, ये आपका बड़प्पन है और देखिए इसी को कहते हैं कि अनुभवी नेता, और वो आप हैं। देख रहे हैं कि आपने कहा कि आज का समय दोषारोपण का नहीं है, आज का समय किसी पर टीका टिप्पणी का नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है और जब विपक्ष में कोई होता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अगर कहीं दिक्कत है तो सरकार तक पहुंचाए। सिर्फ ये अधिकार नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। आपने जब सर्वदलीय बैठक की बात कही कि मीटिंग बुलाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो पाया, और अगर ये हो जाता तो इसमें क्या समस्या हो जाती? देखिए, ये मैंने कहा ना, मैं दोषापूर्ण का कोई वो नहीं करूंगा। आज जो करना चाहिए था वो मैंने बता दिया, क्योंकि इस बीमारी से जो प्रभावित लोग हुए हैं और जो अपनी जान खो चुके हैं, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जी जी। और मेरा परिवार भी, मैं भी, मेरी धर्मपत्नी भी, मेरा भाई भी, भाभी भी, मेरा लड़का भी, मेरे भतीजे भी प्रभावित हो चुके हैं।
देखिए मेरे को भी हुआ जी। कि शुरू में ही जैसे मेरे को लक्षण दिखाई दिए तो मैं अस्पताल में भर्ती हो गया जी। और जितने लोगों में संपर्क आया सबको मैंने कहा अपना टेस्ट कराओ। तो हर व्यक्ति को जहां थोड़ा बहुत लक्षण दिखता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सरकार जो को खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में जो सुविधा नहीं है जी। जो ये कह रहे हैं आंकड़े छिपाने से कोरोना का इलाज नहीं होगा। बिल्कुल, कोरोना की समस्या इकट्ठा होकर लड़ने से होगी। आंकड़े सही प्रकाशित करें, ज्यादा फायदा होगा। लोगों को जागरूक करें, लोगों को में विश्वास कराएं कि अपने अपने सब टेस्ट कराएं। ये जो गांव में एक अफवाह फैला दी गई है कि टेस्ट मत कराओ, कोरोना निकल गया तो अस्पताल में आप बचोगे नहीं, इसके वजह से लोग टेस्ट कराने से भी घबराते हैं। मैंने अखबार में भी आर्टिकल लिखे हैं, सारे विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी, उनमें भी कहा है सब साथियों को जो आता है फिर भी खुद संक्रमित हुआ, लेकिन मेरे को अपनी तकलीफ की नहीं थी। लेकिन जो तकलीफ जो लोग जो दवाई ना होने की वजह से, जो ना बेड मिलने के से ऐसे समय पर जो जाने जा रही थी, उसकी बहुत ज्यादा पीड़ा मन में मेरे को थी, दिमाग में भी है। इस वास्ते हमने भरपूर प्रयास किया लोगों को जागृत करें, जो जिसकी मदद कर सके। आपने खुद देखा होगा कि मैं तो हॉस्पिटल में था, लेकिन दीपेंद्र को कहा पूरे हरियाणा में जहां जिसकी भी समस्या का समाधान हो उसका हमने प्रयास किया। सवाल विपक्ष का या सत्ता पक्ष का नहीं है, आज सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। ये अगर हम कहीं मदद करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ इस किस्म के बयान आते हैं। आज वो समय नहीं है। आज हम कोई श्रेय या किसी को दोष देने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज इंसान की जिंदगी बचाने के लिए हमारा सबका फर्ज है। बिल्कुल सही कहा हुड्डा साहब। और जैसा आपने खुद बताया कि आप खुद भी नहीं प्रभावित हुए सिर्फ, बल्कि पूरा परिवार प्रभावित हुआ, और आपने उन लोगों से भी उसी वक्त अपील की जो आपके संपर्क में थी कि आप भी अपना ख्याल रखें, जांच कराएं। हुड्डा साहब, यहां पर आपके जवाब से ही वो दर्द महसूस हो रहा था कि आपने वाकई उस पीड़ा को ना सिर्फ समझा, सहा, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी आपने विचार किया कि उनकी भी मदद इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन वहां पर एक सवाल निकल कर आया, आपने खुद उसका जिक्र किया कि भ्रम कुछ लोगों ने फैला दिया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि भ्रम विपक्ष ने फैलाया, आप विपक्ष के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने फैलाया। ये वाकई दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि इस बीच में सोशल मीडिया हो या बाकी अन्य व्यवस्थाएं हो, वहां पर जागरूकता कम, वहां पर इस तरीके के भ्रामक खबरें ज्यादा है। हम मीडिया चैनल होने के नाते डॉक्टरों के साथ संवाद करते हैं, ओपीडी लगवाते हैं, आप लोगों से हम जुड़ते हैं, आप लोगों की बात दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये भ्रम फैलाने वालों का मकसद क्या है, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? चलिए, शायद हमारा इस वक्त संपर्क नहीं है हुड्डा साहब से, बहुत जल्दी एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, देखिए उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही। उनका यह कहना था कि मौजूदा दौर में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कोई दोषारोपण नहीं करूंगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में इनकी भूमिका यह होनी चाहिए कि मौजूदा परिस्थितियों में हम मिलकर काम करें, और यह अपने आप में एक अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि आज की राजनीति बदल गई है, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि राजनीति होती रहेगी, हमें आज साथ खड़ा रहना है। हुड्डा साहब, मैंने सवाल जो किया था आप तक नहीं पहुंच पाया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जो भ्रम फैलाने का आपने जिक्र किया, ये कौन लोग हैं और इनका क्या मकसद है? वो क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? और फिर आरोप लगता है कि नहीं, नेता ऐसा कर रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी कर रहा है। हेलो, जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं, आप बोलिए हुड्डा साहब। आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। ये मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी समझ से बाहर है। या तो ये हो सकता है कि जो सरकार आंकड़े छुपाने की बात कर रही है, जो जैसे कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, बड़े बड़े गांव में आप चाहे टोटली हो चाहे मुंडाल हो, कितने गांव का नाम ले सकता हूं जहां 40 से 50 मृत्यु हो चुकी हैं, और उनमें से 90% कारण कोरोना है। लेकिन
वो आंकड़े नहीं आ रहे उभर के। लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगी ये कोरोना एक मृत्यु का कारण बन सकता है, इससे बच सकते हो अगर आप समय पे टेस्ट कराएं, समय पे आचार लें और सरकार की तरफ से घर घर में जो है उपचार करा जाए, उससे पहले नहीं बच सकती है। तो इस वास्ते ऐसा भ्रामक प्रचार जो भी फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे भ्रामक प्रचार को खत्म जब ही जा सकता है जब सरकारी तंत्र भी और हमारे जैसे भी राजनेता भी और जो भी हैं सब इस भ्रामक प्रचार के खिलाफ एक लोगों में एक जागरूकता लेके आए। हुड्डा साहब, सरकार ने जो प्रयास किए कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक, ये पहला राज्य है जहां पर इसे पैंडेमिक करार दिया गया, फिर उसके बाद दूसरी वेव जब आई तो उसमें भी, और फिर अब जब फंगस आ चुका है तो उसमें भी बहुत सारे कदम उठाए गए, खासतौर से ग्रामीण अंचल के लिए। ऐसा सरकार ने कहा है, बसों को तब्दील किया गया, अस्पताल उसमें ही बनाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। क्या ये धरातल पर पहुंच पाए हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि ग्रामीण स्थिति ठीक नहीं है, विपक्ष लगातार ये कह रहा। देखिए हाँ, देखिए मैं एक ही बात कह सकता हूं, कर्ता के मन में कुछ और साई के मन में कुछ और। जी, साई के मन में कुछ और, आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं फिर? ये मेरी समझ में, मैं आप किसी गांव में आप स्वयं सर्वे कराएं, आप टीवी चैनल चलाते हैं, आप टटौली गांव में अपनी टीम भेजो, आपकी गए भी हैं शायद, वहां से आई भी है रिपोर्ट, आप मुंडाल में भेजो, आप दुबलदान में भेजो, आप कितने ही गांव में बता सकता हूं, आप भेजो टीम, पता लगेगा आपको कितना सर्वे हुआ है। अभी उन्होंने, मैंने जो सुना है सर्वे 2.5 करोड़ की जनता में जिसका मुख्य जो है पॉपुलेशन ग्रामीण है, 97,000 है, कितने टेस्ट कराए हैं, उसमें से 2,000 संक्रमित बता रहे हैं। ये तथ्य नहीं है। कितने टेस्ट हुए हैं, क्यों नहीं ये आंकड़े लेके आते? ग्रामीण अंचल में कितने टेस्ट हुए हैं, कितने CSC हैं, कितने PSC हैं जहां कोई स्टाफ ही नहीं है। अब पिछली बार कोरोना आया था, 1 साल का समय हमारे को मिला था, उस समय इनको भर्ती करनी चाहिए थी। इस समय में कौन सा अस्पताल बना है, कितने डॉक्टर भर्ती किए हैं, कितनी नर्सेज भर्ती की हैं, कितने ये वो जो नर्सिंग स्टाफ है या आपका पैरामिलिट्री स्टाफ है, कितने भर्ती किए हैं, ये डिटेल दे। मतलब हमारे को तैयारी पूरी, अभी मैंने जैसे कहा दोषारोपण की बात नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन ये तैयारी हमारे को करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अभी है, अभी से तैयारी लगेंगे तो तीसरा संक्रमण जो है जिसकी आशंका जताई जा रही है, कम से उससे निपटने में तो हमारे को मदद मिलेगी। आज तो सबको इकट्ठा होकर लड़ने का है, जागरूकता लाने की जरूरत है। तेजी से जो है ये जो पांव पसार रहा है ग्रामीणों में, शहरों में भी जो है, जो देखा तो ये करके अब जैसे हमारे प्रयास हो रहे हैं, हम अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, हमारा एक ही सांसद हमारी पार्टी का वो कर रहा है, इनके भी कर होंगे, और विधायक जो है हमारे से मैं रिपोर्ट लेता रहता हूँ कि भाई वो भी अपने अपना कर रहे हैं, जो भी हो सकता है लोग कर रहे हैं। लेकिन खाली ये जिम्मेवारी सरकार की या राजनेताओं की नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, हर समझदार व्यक्ति की जिम्मेदारी बचती है बिल्कुल, कि अपने आप को बचाए। इसी वास्ते मैं जो है बार बार लेख भी लिखे मैंने, और ग्रामीण लोगों से अपील भी की है। शहरों में तो काफी लोग समझ भी रहे हैं कि आपस में बैठो, दूरी रखो, बैठ के हुक्का मत पियो, बैठ के ताश मत खेलो, अपने आप में जो है एक किस्म से दूरी रखो, जो इसकी कोरोना की जितनी है उनकी पालना करो। जब भी खुद बचोगे तो गांव बचेगा, गांव बचेंगे तो शहर बचेगा, शहर बचेगा तो प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। हुड्डा साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत खुशी हो रही है आप जब कह रहे हैं कि आपने अब कई लेख भी जब लिखे हैं तो उसमें तमाम चीजों को जो कि सरकार कह रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं, और आपने भी अपनी जिम्मेदारी के तहत उस बात का जिक्र किया, गांव देहात तक लोगों तक ये बात पहुंचाई कि जो हमारी आम जिंदगी हुआ करती थी वो फिर से तो लौट सकती है, लेकिन अभी हमें यहां पर कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे जो मौजूदा स्थिति है? आपने कहा कि आंकड़े क्यों नहीं लाए जा रहे,
तो नेता प्रतिपक्ष अब इसको लेकर अपनी आवाज कैसे बुलंद करेंगे? देखिए, मैं तो लेखों में लिख चुका, आर्टिकल लिख चुका, अखबारों में बार बार बयान सरकार से आग्रह कर चुका कि आंकड़े छुपाने से कोई इलाज नहीं है, बीमारी का ये कोई दवाई नहीं है, ये तो बीमारी और फैल जाएगी। तो इस वास्ते हिदायतें दे, आंकड़े छुपाने की जरूरत नहीं है। सत्य सामने लेके आओगे तो उसका निवारण जल्दी होगा। हुड्डा साहब, आप सिर्फ इस प्रदेश के ही नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक तरीके से देश के आप नेता हैं। कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये सवाल जरूर आपसे लेना चाहूंगा कि एक सबसे पुरानी पार्टी और उसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में अलग अलग प्रदेशों में जहां खुद उनकी भी सत्ता है, वहां पर भी स्थिति ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है, वहां उनके सामने भी चुनौती है और जहां बीजेपी की उनके सामने भी चुनौती है। इसमें आखिर कहां कमी रह गई कि तालमेल खुद पार्टी में भी नहीं बैठ पाता अलग अलग राज्यों में, या वहां पर वो सुझाव लागू नहीं होते जो कि अन्य प्रदेशों में आप लोग दे रहे हैं? और फिर केंद्र से क्यों संवाद की कमी हो जाती है, या ये लगता है कि कम से कम वहां पर संवाद की कमी नहीं है? देखिए, संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो भी सत्ता पक्ष में बैठा है, जिस जगह जहीं कहीं कांग्रेस बैठी है, कहीं बीजेपी बैठी है, कहीं और बैठे हैं, सबको ये चाहिए सभी दलों को विश्वास में लेके सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं और उनको जो भी है बैठकर विचार विमर्श करके कैसे इस बीमारी से निपटाया जा सकता है, निपटने के प्रयास करने चाहिए सबको। हुड्डा साहब, अब यहां पर महत्वपूर्ण कांग्रेस की बात है, जी जी, कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार। जी जी जी, बोले हुड्डा साहब, आप बोलिए। सवाल पूछ नहीं, आप सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ, कुछ कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा फिर से आप बोल लीजिए, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। मेरा सवाल सर ये है कि जो मौजूदा दौर है उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही और आपका पहला ही कमेंट था कि हमें सबको मिलकर लड़ना होगा, लेकिन यहां पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जो आप जनप्रतिनिधि अगर संदेश देते हैं तो उन तक सही जानकारी पहुंचती है। आप प्रदेश के लोगों के लिए क्या कहेंगे, देश के लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अब सिर्फ कोरोना की लड़ाई नहीं है, सिर्फ फंगस की लड़ाई नहीं है, वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारे भ्रम हैं, और वो भ्रम आपकी सरकार हो या किसी की सरकार हो, उसके लिए चुनौती है। मैं राजस्थान के लोगों को देख रहा था, बहुत बड़ा अंचल है वहां पर, बहुत बड़े बड़े ऐसे तमाम लोग, गांव के क्षेत्र के लोग हैं जो कि सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी हैं। यह भी अपने आप में एक चुनौती है। तो इस भ्रम को कैसे दूर करें लोगों के लिए कि भाई वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है और इससे खतरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हरियाणा की बात कही, राजस्थान की बात कहूँ, मैं पहले कह चुका कि जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा, जब तक जागृत नहीं करेंगे लोगों को, टेस्टिंग नहीं होगी और वैक्सीनेशन का फायदा होगा। वैक्सीनेशन एक ऐसा वो हथियार है जो इस लड़ाई से लड़ेगा। लोगों को मतलब जागरूकता लाने की जरूरत है, उसमें हम सबको प्रयास करने हैं। मैं भी ग्रामीण अंचल वाले के लोगों से अपील करता हूं कि आपने आगे आकर वैक्सीनेशन लगाएं, लेकिन रोज अखबारों में पढ़ता है वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, समय पे ऑर्डर नहीं दिया गया। एक सरकार, कभी केंद्र सरकार का, कभी प्रदेश सरकार का आपस में रहता है। ये मैं समझता हूं केंद्र सरकार को खुद अपने हाथों में ले लेनी चाहिए ये, और पूरी लड़ाई लेनी चाहिए, और वैक्सीनेशन जहां से भी मिलती है इसकी कमी पूरी करनी चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए। हुड्डा साहब, अब इसी पर मैं पार्टी के हिसाब से सवाल पूछूंगा कि बीजेपी पार्टी, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी पार्टी का यह कहना है, खासतौर से कांग्रेस को लेकर, कि कांग्रेस ने भ्रमित किया, पहले वैक्सीन नहीं चाहिए, फिर वैक्सीन चाहिए, और अब कमी है, हमें तुरंत चाहिए। यह आरोप लग रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पे आवाज गई, आ रही है आपको? आ रही है। हुड्डा साहब आप बोले, आ रही है। हेलो, हुड्डा साहब आपकी आवाज आ रही है, बोले।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है और हरियाणा का मैं और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार ऐसे नहीं रहे। देखिए, वैक्सीन का जब तक ट्रायल नहीं हुआ था, जब तक कांग्रेस ने कई नेताओं ने ये कहा, लेकिन जब ये आ गया भाई ट्रायल हो गया, इससे इतना बचाव है, तो अब तो अखबारों में ये आ रही है कि ऑर्डर देने की कमी की, दूसरी कंपनियां कह रही हैं, मॉडर्ना कह रहा है, ये कह रहा है आपके सामने है। तो इसी वास्ते अब वो कह रहे हैं हम सिर्फ केवल केंद्र सरकार को देंगे, फाइजर वाले कह रहे हैं हम केवल सरकार को देंगे, और भाई प्रदेशों को डाल दोगे, ओपन टेंडर देंगे, तो उनको किसका फायदा होगा? कंपनियों को फायदा होगा। तो ये कोई एक बैठ के सभी को बैठ के ये फैसला लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी स्टेटों के पास फाइनेंस नहीं है, कोई बात है, बाद में स्टेटों से रिकवरी हो सकती है, स्टेटों को लोन दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं, ये बात की बात है। लेकिन एक एजेंसी, एक ऐसा समूह बनना चाहिए जो फैसला करे, उसमें न्यायाधीश भी हो, उसमें डॉक्टर भी हों, उसमें समाज सेवी भी हों, उसमें और भी वर्ग हों, जो एक ऐसा आप कह सकते हैं जिसको वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी छोड़नी चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे लग सकती है वो मतलब बात करें। हुड्डा साहब, एक आखिरी सवाल, आंदोलन भी चल रहा है उसी बीच में, उसी साथ लड़ाई भी चल रही है कोरोना से, फंगस से। आंदोलनकारियों से आप क्या कहेंगे? किसान आंदोलन, उनका अपना मामला है और वो मामला अब कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, कोर्ट ने बकायदा स्टे लगा रखा है, लेकिन आज अगर वो फिर से डटे हुए हैं तो आपका खुद का उनके लिए संदेश क्या होगा? सरकार ने अपनी तरफ से तो बात की बात कही है, आप खुद एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र भी लिखा था और कुछ अखबारों ने इसका प्रकाशन भी किया था। उसमें मैंने कहा था, आज ये कृषि का सवाल नहीं है केवल, ये जो बैठे हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं, बिल्कुल, चाहे वो संगू बॉर्डर हो, चाहे कोई सी बॉर्डर हो, ये कृषि का सवाल नहीं है। इतने किसान बैठे हैं, ये कोरोना से लड़ने का भी सवाल है। इस वास्ते जिम्मेवारी बनती है किसानों से, जो उन्होंने लिखा है, तुरंत बातचीत करें और सम्मान पूर्वक इसका समाधान निकालें। ये जिम्मेवारी सरकार की है और खास तौर पर हरियाणा सरकार की है कि ये स्वयं जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार पे अपना प्रभाव बनाए। और ये खाली कृषि का सवाल नहीं है, पूरे देश को है। जो किसान पिछली जब कोरोना हुआ, हरियाणा सरकार ने सबसे 5-5 किलो अनाज लिया इसके नाम का। आज क्यों नहीं इनसे बात करने का रास्ता निकालते? आज क्यों नहीं उनसे बात करते? क्यों उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं? हिसार में जैसा बरसाई गई, किस बात पे बरसाई गई? आज पहले लाठी बरसाई गई, फिर समझौता किया, फिर तोड़ दिया, फिर कल फिर किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज बातचीत करवा के इनका सम्मानपूर्वक समाधान तुरंत निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज का वक्त है, हमें साथ रहना है, साथ मिलकर लड़ना है, राजनीतिक लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनौती बड़ी है, चुनौती हमारे सामने खड़ी है भविष्य के लिए भी, लेकिन हमारी लड़ाई अगर इस तरीके से सिर्फ राजनीतिक चलेगी तो यह अच्छा नहीं है। दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए और जो भी समस्याएं उसका निदान निकलना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, ये अधिवेशन जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।